जो चुनावी मैदान पर खुद हारे, लेकिन वो कहते हैं कि हमने सभी को जिताया और मध्य प्रदेश में हमने कांग्रेस की सरकार भी बनाई, लेकिन अब उनके तेवर बेहद गर्म हो चुके हैं। अब वो बीजेपी की सरकार में शामिल हैं और एक बार फिर बीजेपी की सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं। मुद्दे कई हो सकते हैं, लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं इस समय सिंधिया ही पूरी तरह से चुनावी मुद्दे में हैं और चंबल पे तो उन्हीं की बात चल रही है। लेकिन सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या वो उपचुनाव जिता पाएंगे बीजेपी को। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार मीडिया पैनलिस्ट जमा खान मौजूद हैं। टॉक विद पंजाब केसी में ऐसे ही तीखे सवाल और उनके जवाब हम उनसे पूछेंगे। जमा खान जी, टॉक विद पंजाब केसी में आपका स्वागत है। मेरा पहला यही सवाल रहेगा, जो लोकसभा में खुद हार जाते हैं एक अपने ही कार्यकर्ता से, उसके बाद जब बीजेपी में आते हैं तो आप चंबल में वो जिताने की बात करते हैं। 15 महीने का ही फासला होता है और बात ये होती है कि लोकसभा का जो परिणाम भी होता है ज़्यादा नहीं होता, और ये कांग्रेस भी इन मुद्दों पर लगातार सिंधिया को घेर ही रही है। क्या लगता है करिश्मा शिवराज का है कि सिंधिया का है यहाँ पर? देखिए, सिंधिया जी के विषय में मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर सिंधिया जी लगातार पूर्व में भी काम कर रहे थे। चाहे वो 3 तलाक का विषय हो, धारा 370 का विषय हो, उन्होंने अपनी विचारधारा सबके सामने, पूरे देश के सामने स्पष्ट करी थी। जब उन्होंने वायदे करके कांग्रेस की सरकार बना के लाए, ये सिंधिया ही जी थे जो गेम चेंजर थे कांग्रेस के अंदर। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई और जब जो वायदे उन्होंने किए थे, जब देखा कि वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं और आवाम परेशान हो रही है, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के अस्तित्व पे जब सवाल खड़ा हुआ, जब कमलनाथ जी द्वारा सिर्फ लूट घसोट और अपने घर भरने की सियासत की गई, तब सिंधिया जी ने ये निर्णय लिया कि मुझे अब इस प्रदेश को बचाना है, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना है। और उन्होंने देखा, पिछला 15 साल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का देखा, पीड़ित मानवता की सेवा किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता करते हैं, वो देखा। उससे इंस्पायर होकर आप हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए और राष्ट्रीय विचारधारा को मजबूत करने का काम किया। मैं आपसे एक बात बता दूं, आपने बोला कि किसी को सरकार जिताते हैं, सरकार बनाते हैं या सीट जिताते हैं। नहीं साहब, हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सब कुछ है, वही जिताता है और वही हमको मजबूत करके केंद्र में भी बैठा है और स्टेट में भी। क्या वो कार्यकर्ता बन पाए कैसे नहीं किया? वो तो अभी भी मंच पर महाराज से अपने पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार वही सामंतवादी जो सोच है, यहाँ दीनदयाल की सोच वाली पार्टी और वहाँ सामंतवादी सोच वाली, कैसे एडजस्ट हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि आपने जो कहा है वो सही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है जिसका एक मूल मंत्र है कि माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे न रहे। इस मंत्र को लेके सियासत में लोग आते हैं, पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं। सिंधिया जी भी उसी चीज़ की मानसिकता को बना के आए हैं और आप देख सकते हैं कोई मंच में कोई विवाद नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अध्यक्षीय सिस्टम होता है। हमारे यहाँ एक समिति होती है, वही निर्णय लेती है कौन मंच पे बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, कौन पोस्टर में होगा, कौन नहीं होगा। अगर पिछले गुजरे दिन कांग्रेस जिस चीज़ को मुद्दा बनाने की आवश्यकता नज़र आ रही थी उनको कि इसको मुद्दा बनाया जाए कि सिंधिया जी के पोस्टर बैनर नहीं लगे या उनकी फ़ोटो किसी रथ से नहीं थी, तो आप देखिए कि नरेंद्र सिंह तोमर जी भी वहाँ नेता हैं और भी नेता हमारे वहाँ से बड़े बड़े आते हैं जो कि नहीं थे उस पोस्टर में। यहाँ पे केंद्रित होता है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उसी के ऊपर केंद्रित ये सारी चीज़ें होती हैं, वहीं से ये सारे निर्णय होते हैं। हमारे यहाँ अध्यक्ष हमारा सर्वमान्य होता है, उसी के सब कहना मानते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 36,000 लोग मंच के ऊपर चढ़ जाएं और 50,000 लोगों की एक 10 बाई 10 के बैनर में छोटी छोटी सी फोटो लगाई। ये सारे काम हमारे यहाँ नहीं होते। अटपटा तो लगता है कि जब एक नारा हो जाता है कि माफ़ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, और उसके बाद महाराज और शिवराज एक साथ हो जाएं, तो सवाल तो उठने लगते हैं। बिल्कुल नहीं उठते सवाल। देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, विचारधारा की बात हो, प्रदेश को बचाने की बात हो, गरीबों के हक की बात हो, तो मुझे लगता है एक होना भी चाहिए। अगर गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा था और महाराज के अंदर ये चीज़ थी कि उनको गरीबों को हक दिलाएंगे, और जब वो असमर्थ नज़र आए कांग्रेस में, उन्होंने कांग्रेस को चेताया भी कि हम आंदोलन करेंगे, कांग्रेस उसके बाद भी नहीं मानी। सड़कों पे उतरेंगे तो कांग्रेस के नेताओं का आप भी समझ सकते हैं क्या कहना था कि आप उतर आइए, आपसे उतरने से कुछ नहीं। मतलब जिसने आपको सरकार में लेके आया उसके प्रति आपकी ये जवाबदारी
तो उसके बाद उन्होंने अपनी आपको जवाबदारी को ऐसा नहीं निभाते लगता हुए कि ऐसा नहीं लगता कि आखिर शिवराज को नतमस्तक क्यों होना पड़ रहा है इस समय, लगातार मंच पे ज़मीन पे आ जाते हैं, वो इतना सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है सरकार बचाने के लिए, जब इतने बलशाली सिंधिया को वो शामिल करा लिए बीजेपी में, इतने चमत्कारी वो नेता हैं, तो उसके बाद इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? अगर उनके कारण ही बीजेपी जीत पाई और सरकार बन सकती है तो फिर ये सब क्यों? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपको बता दूं, ज़मीन पे आ जाते नहीं, वो ज़मीनी नेता हैं और कोई चुनाव नहीं जिताता। हमें तो चुनाव जिताता है हमारा कार्यकर्ता। हमारा कार्यकर्ता जब हमसे नाराज़ होता है तब हमें तकलीफ़ होती है। हमारा कार्यकर्ता हमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। हमें मध्य प्रदेश के अंदर एक लंबी लीड उपचुनाव में मिलने वाली है, हमें इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे नेता तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमेशा गरीब, मजदूर, किसान और ऐसे तबके की चर्चा करते हैं जो समाज में वंचित रहा है, उनकी सियासत करते हुए आज हमने मध्य प्रदेश में 15 साल स्वर्णिम गुजारे। जैसे ही कमलनाथ जी आए थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ, बच्चियों के जो मुख्यमंत्री निकाय योजना हो या उनके कन्यादान योजना हो या तीर्थदर्शन योजना हो या संबल योजना हो, सारी योजनाएं बंद करी। गरीब परेशान, हाहाकार मचा हुआ था। पात्रता पर्ची राशन की नहीं मिल रही थी। राशन तक खाने का काम अगर किसी ने किया था तो कमलनाथ सरकार ने किया था। ये आवाम ने 15 महीने में देखा। ऐसी लूट घसोट हर विभाग के अंदर मची। आपके नेता, कमलनाथ जी के नेताओं ने ये चीज़ कहा कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना हुआ है, बस पैसे दो और अपने काम करा लो। अगर ऐसी सियासत मध्य प्रदेश के अंदर चल रही थी तो अगर उस चीज़ को देख के दिग्विजय सिंह जी और जो कमलनाथ जी हैं, उनका जो सिस्टम था कि सिर्फ अपना घर भरो और बाकी जनता से कोई काम का, मतलब एक मिनट मैं आपकी बात बता दूं, जनता से कोई लेना देना नहीं, इस चीज़ को देखकर आहत हुए माननीय महाराज और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आएंगे, राष्ट्रीय विचारधारा की ओर आएंगे और वो भी यही कहेंगे कि माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे, क्योंकि उनके अंदर खून राजमाता सिंधिया का है, जिन्होंने इस राष्ट्रीय विचारधारा के लिए अपने सर्वोच्च न्यौछावर किया है। उस खून ने एक बार फिर उबाल मारा और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, राष्ट्रीय विचारधारा की तरफ आए और देश और प्रदेश को मजबूत करने का काम किया। कभी 1857 का वक्त भी जब था उसमें तो वो हरदम घिर जाते हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाते। बिल्कुल नहीं घिरते। जो उनकी आइडियोलॉजी थी बिल्कुल सामने है। देश के लिए उन्होंने सब कुछ किया, सब सर्वोच्च न्यौछावर किया, वर्तमान में भी कर रहे हैं। उस परिवार का योगदान, उस पर मेरे को लगता है कोई प्रश्न लगाने की आवश्यकता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जब लक्ष्मीबाई की जब बात आती है तो क्यों ये सब चीज़ें उन पे गिरती है, और खासकर वहाँ का मुद्दा तो ऐतिहासिक दृष्टि से हरदम उठता है और उस पर सफाई भी कभी नहीं दे पाए। देखिए, चाहता हूँ, भगत सिंह जी को फांसी क्यों हुई, अशफाक उल्लाह जी को फांसी क्यों हुई, इस देश का बंटवारा क्यों हुआ, इस पर कभी बात नहीं करती कांग्रेस। देश के 2 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश निकल गया अलग, हमसे छूट के चला गया, पाकिस्तान हमसे छूट के चला गया। इनकी नाकामियों की वजह से, कांग्रेस की नाकामियों की वजह से हुआ। इन पे कभी सवाल खड़े करो तो जवाब कांग्रेस देती नहीं है और दूसरे की राष्ट्रीयता में हमेशा प्रश्न खड़े करती है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। क्यों जो है रातों रात उन्होंने ये फैसला लिया कि भगत सिंह जी को फांसी होगी तो शांति फैलेगी। ये निर्णय आपको भी पता होगा कि नेहरू और ये सारे जिन्ना लोगों ने मिलकर जो माहौल क्रिएट किया उसकी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आज तक उसका दंश हम लोग झेल रहे हैं। हम आज अल्पसंख्यक यहाँ पे बन के रह गए, आज हम शिक्षा से वंचित हो गए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस थी। कांग्रेस ने जो विचारधारा आज़ादी के समय उतारी वो उसका इफेक्ट आज तक लोगों को नस्लों तक आ रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी अंतरात्मा में झांकने की ज़रूरत है। किसी और की बस गलतियाँ क्यों हो जाती हैं जमा भाई कि जब महबूबा मुफ्ती एक समय बीजेपी के साथ ही मिलकर सरकार कश्मीर में बना लेती है और जब बड़े मसलों पर मोदी सरकार फैसला दे देती है तो कहती है कि हम झंडा तिरंगा नहीं उठाएंगे। इस मसले पर आपने ही बहुत तीखा वक्तव्य दिया था। देखिए, मैं आपको बता दूं, तिरंगा वो तिरंगा है जिसको आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने लाल किले में फहराया था और एक नारा बुलंद हुआ था कि लाल किले से निकली आवाज़, दिल्लो सैगल शानवाज़। तिरंगे की वो शान रही है जिसके ऊपर अशफाक उल्लाह खान, APJ अब्दुल कलाम, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऐसे शहीदों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया देश को मजबूत करने के लिए। इस तिरंगे के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उलमाओं जो हिंदुस्तान के रहे उनके फतवे उठा के देखिए, इस देश की शान के लिए किस तरीके से लोगों ने अपनी जानों को न्यौछावर किया, सभी धर्मों के लोगों ने। मैं सिर्फ उलमा नहीं बोल रहा हूँ। उलमा का उद्देश्य इसलिए था बताने का कि महबूबा मुफ्ती उस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं जिस कम्युनिटी ने बड़ा योगदान दिया है इस देश की आज़ाद कराने के लिए, उस देश को मजबूत बनाने के लिए। मैं तो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि उनको तिरंगे से तकलीफ है, वो जा सकते हैं पाकिस्तान। उनको अगर तिरंगे से तकलीफ है वो जा सकते हैं बांग्लादेश, मगर इस तिरंगे का अपमान हम होने नहीं देंगे। हमारे
पुरखों ने शहादत दी है, खून बहाया, उलमा इकराम ने फतवे जारी करे हैं, उलमा इकराम जेल को गए हैं, खाने से मोहताज हुए हैं, जुल्म ज़ाती का शिकार हुए, तब ये देश जाके आज़ाद हुआ है। ये महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती मोहम्मद सईद जो इनके स्वर्गवासी पिताजी थे, उनकी सियासत की वजह से आज़ाद नहीं हुआ है, लोगों के जो त्याग, परीक्षा और बलिदान था उसकी वजह से। अच्छा, ये राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं इस बार उपचुनाव में निकल के सामने नहीं आए, क्या बात है कि अपने जो अमित शाह जी भी नज़र नहीं आए चुनाव प्रचार में यहाँ पर, जो कि जूझ से रहे हैं? क्या ऐसा लगता है शिवराज जी अकेले यहाँ पर? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो आपको ये बता दूं कि हम सीधा सीधा चुनाव 28 की 28 सीटें जीत के आ रहे हैं। कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है पूरे प्रदेश के अंदर, जो 15 महीने की कारगुजारी थी वो उनको पछतावे की ओर ले जा रही। कांग्रेस को भी पता है मुद्दाहीन चुनाव हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और शिवराज सिंह चौहान जी हमारे हीरो हैं, जहाँ लगता है वहाँ केंद्रीय नेतृत्व भी आता है। जहाँ है आप देखिए कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी लगे हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लग रहा है। जहाँ हमको कमजोरी लगती है वहाँ बड़े नेता आते हैं। मैंने देखा, मुझे लगता है आप जितनी मजबूती की बात कर रहे हैं, मुझे जैसे आंतरिक सर्वे कुछ ऐसे हुए हैं, शायद वो RSS ने भी कराया है, बीजेपी ने भी कराया है, और शायद इसलिए ही जो निर्दलीय हैं और जो अन्य दल के जो नेता हैं उनको भी साथ में ले लिया गया है, और कहा जा रहा है कि 2 कदम बस दूर हैं, और अगर 2 सीटें मिल भी गई तो हम सरकार बन ही रहेगी, हमारी स्थिर सरकार रहेगी, और 7-8 अगर हो गए तो आने दीजिए, और एक तरफ से सिंधिया का भी पत्ता काट के अकेले फिर शिवराज यहाँ पर राज करेंगे। ये मनगढ़ंत कहानियाँ मुझे लगता है कांग्रेसी खेमे में अच्छी लगती हैं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ अच्छी नहीं लगती। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, सत्ता हमारे लिए सेवा का भाव है, ना कि घर भरने का। हम सियासत में आए हैं सत्ता पाने के लिए नहीं आए, पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए आए। यही हमारी राजनीति का मूल मंत्र है। मैं आपको बता दूं कि भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के बड़े बड़े लोग रहे हैं। हमें सत्ता की लालसा कभी नहीं रही, हमें पीड़ित मानवता की सेवा की लालसा रही है। आपको एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ, सीटों के गणित में हम 2-4 सीट से पिछड़े थे, मगर हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक था। फिर भी हमने इस देश के संविधान का सम्मान करते हुए उनको सरकार बनाने का ऑफर रखा, और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। वो 15 महीने की कारगुजारी ऐसी थी कि सब लोग त्रस्त हो गए। उसका परिणाम है, उसी का परिणाम है। हाई कोर्ट ने कहा, कोई हमने सरकार नहीं गिराई, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस जारी हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको विश्वास मत पारित करना है। जमाने भर के आरोप लगाए कि विधायक किडनैप हो गए और ये हो गए। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हैवी स्कॉर्पियस लगी हो, हाई कोर्ट में खंडुआ के एक बेंच ने ऑर्डर करी, और उसके बाद निर्णय क्या निकला कि भैया हम कहीं किडनैप नहीं है, हम तो यहीं अपनी मर्जी से गए। ऐसे झूठे आरोप कांग्रेस ने लगाया, खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। एक आध रसीद, एक आध वीडियो, एक आध वक्तव्य, एक आध किसी का बयान जारी कर देते। आपकी सरकार थी, आप FIR कर देती कांग्रेस उठा के। खरीद फरोख्त करे थे तो आप, कांग्रेस सत्ता में बैठी थी मध्य प्रदेश का, एक FIR नहीं, सिर्फ क्या अल्फाजों की जमा खर्च, अल्फाजों की बयानबाजी ही कांग्रेस करती रहेगी? क्या ये कांग्रेस का चरित्र है? आज आवाम के सामने है कांग्रेस का चरित्र। जमा भाई, आप ये बताइए कि जनता भी यही जानना चाहती है कि जनता जिसको वोट देती है वो तो पार्टी बदल देता है। उसके बाद सियासत में ये होता है कि प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया जैसे जो सिंधिया पर तीखे हमले करते हैं और लगातार घोटाले उनके सामने रख देते हैं, उनका ही वो समर्थन करने नज़र आ जाते हैं। मंद मंद आग भी लगी हुई है लेकिन सामने दिखाना है। ये जो पार्टी बेस्ड पार्टियां होती हैं, ये समझ क्या रखी हैं और जनता को क्या तस्वीर दिखाना चाहती कि जब चाहेंगे हम जिसको जिस तरफ से लड़ना चाहेंगे अपोजिट हो जाएंगे और साथ में ले आएंगे? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी ने एक झूठा फरेब का जाल बुना मध्य प्रदेश के अंदर। उसमें बताया कि युवाओं को 4,000 रुपये रोजगार मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ़ होगा, बेटियों को सम्मान मिलेगा, अपराध मुक्त होगा। इसका उल्टा रिजल्ट आपको बताता हूँ। 4,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट में प्रस्ताव लेके आए थे। 100 रुपये के प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के अंदर बांटे। इंजीनियर से गाय चराए रहे, अचार प्रोसेसिंग यूनिट का काम कराया, बच्चियों के शादियों का जो कन्यादान होता है उसका पैसा खा गए। तीसरा एक आपको बता दूं, 4,000 रुपये जो उनको देने की बात थी, किसी एक बच्चे के खाते पे 4,000 रुपये ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। सम्मान ऐसा दिया महिलाओं का कि बलात्कार का ग्राफ बढ़ गया। तीसरा विषय बता दूं, भयमुक्त वातावरण की बात करें तो मध्य प्रदेश किडनैपिंग स्टेट बन गया था। आपको पता होगा चित्रकूट की घटना, खंडुआ की घटना, सिवनी की घटना, सतना की घटना, आपको याद होगा। इन सारी चीज़ों को लेके मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की छवि बनी है उसको लेके चुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं आपको बता दूं, ये सारा फरेब का जाल जब जनता के सामने फेंका गया, जनता के सामने बुना गया और जनता को उस फरेब का हिस्सा बना के लोगों के वोट पाए, और जब देखे कि धरातल में जब इनकी सरकार आई ये सारी चीज़ें झूठी निकली,
तब लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम राष्ट्रीय विचारधारा की ओर जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर स्वर्णिम सरकार बनाएंगे, जो आवाम की होगी, जनता उसमें अपनी भागीदारी देगी और जनता के जो काम मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे थे, चाहे संबल योजना के माध्यम से चल रहे हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से चल रहे हो, दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से चल रहे हो, उन कामों को वापस लाके देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक मजबूत सरकार। लेकिन जब भाई आंकड़े की जब हम बात करें तो बीजेपी सरकार कभी 167 पे हुआ करती थी, फिर 143 में आई और 15 साल होते होते उसका ग्राफ ऐसा गिरा कि हो सकता है कि वोटिंग ज़्यादा हो गए लेकिन विधायक नहीं जीत पाई, तो लगातार ग्राफ तो कम हुआ। फिर आपको लगता है कि 15 महीने की जो सरकार आप कांग्रेस की बोल रहे हैं कि जनता उससे इतना ज़्यादा त्रस्त हो गई, जबकि उसमें 4 महीने तो चुनाव ही चले? मुझे ऐसा लगता है, और तानाशाही रवैया कांग्रेस ने जो अपना 15 महीने नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के जो सीटें जो लगातार 5-5 सालों में कम होती गई, उसके पीछे क्या कारण था? क्या जो विधायक जो कंटिन्यू जीत रहे थे वो सरकार के मैटर को आगे नहीं बढ़ा पाए, शिवराज अपने मैटर को नहीं बढ़ा पाए? क्यों कम होता गया जब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था और आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल स्वर्णिम मध्य प्रदेश शिवराज ने बना दिया था? आपने एक चीज़ गौर नहीं फरमाई पिछले चुनाव में, आपने ग्राफ तो देखा मगर हमारा वोटिंग परसेंटेज नहीं देखा। आप देखिए हमारा लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता आया है। आप सिर्फ विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप लोकसभा की भी बात करिए, कभी हम 16 थे, फिर पहले उससे पहले 12 थे, अभी हम बिल्कुल टॉप पे चल रहे हैं। तो अब दूसरा चुनाव भी देखिए, ऐसा नहीं है आप एक चीज़ को पकड़ के निर्णय ले लें, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछों को ऐसी चीज़ होती है कि सरकार की फैसले पसंद ना आए, कुछ को आते हैं, मगर झूठ फरेब का जाल बुन बुन के उन्होंने यहाँ तक अपने आप को बनाया था। कांग्रेस ने डिस्क्लोज हो गए हैं आपके और हमारे सामने है ये चीज़। नहीं, चंबल और पूरा जो उपचुनाव आप जीत के बिल्कुल एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। 28 की 28 सीटें हम जीत के आएंगे और मध्य प्रदेश के अंदर और उपचुनाव होंगे। महाकौशल के अंदर भी मुझे लगता है कई लोग संपर्क में हैं, आपको देखने मिलेगा। क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? क्या कांग्रेस को पूरी तरह से लाके विलय करने वाले हैं? क्या कांग्रेस को बीजेपी में जिस तरह से आप बोल रहे हैं? देश के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रीय विचारधारा के लिए, देश प्रेम के लिए अलग जगी है मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है 70 सालों में कभी नहीं जगी। महानायक है मोदी जी, पूरे विश्व के अंदर डंका पिटता है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी के नेतृत्व का। लोगों ने भारतीय राजनीति को समझा है, विदेश में भी और देश में भी। ये सियासत जो है वो माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने के लिए बच्चा बच्चा इस देश का संकल्पित है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। आप इसको देख सकते हैं, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, लोगों ने उसको सराहा है, उसके करीब पहुंचे। सारे पाप धुल जाएंगे बीजेपी में आने के बाद, यानी कांग्रेसी जितने आए जितने ही पाप करें? सुनिए, लोगों ने इसको सराहा है, लोग इसके करीब जा रहे हैं, तभी हम बोलते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं। और आप देखेंगे ये होगा, बहुत जल्दी होगा कि देश के अंदर से फरेब करने वाली पार्टी, हिंदू मुसलमान को बांटने वाली पार्टी, जो हम बोले सेकुलरिज्म के चम्मच से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने वाली पार्टी, मुसलमानों को राष्ट्रीय विचारधारा से दूर रख के हिंदू मुसलमानों में फ़र्क रखने वाली पार्टी, राम से रहीम को अलग करने वाली पार्टी, इसका फरेब अब ख़त्म होगा। जो सियासत करके घर भरने का काम था, ये आपके सामने ख़त्म होगा। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हमारा साकार होगा। अच्छा, गंगा मैया से ज़्यादा पवित्र हो जाएगी क्या बीजेपी? पवित्र तो विचारधारा है और गंगा मैया माँ है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमने इस देश को भी माँ माना, अपनी पार्टी को भी माँ माना, और हम वो हर चीज़ जो इज्जत करने योग्य होती है उसको माँ के स्वरूप में लेते हैं, क्योंकि महिला का एक अलग सम्मान भारतीय संस्कृति में होता है। बयानबाजी आपने देखी है, वो भी किसी की बेटी हैं जिनके बारे में बयान दे रहे हैं, वो किसी की माँ है, किसी की बहन है। कि मुझे लगता है बयानबाजी की तो लंबी फहरिस्त हो जाती है, अगर बीजेपी के नेताओं की भी निकाली जाए तो फिर बिल्कुल निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे एक चीज़ सुन लीजिए कि जिसको महिला जो है वो एक सम्मान का नज़रिया इस देश के अंदर रखा जाता है। कांग्रेस की विचारधारा में देख लीजिए महिला का सम्मान कैसे होता है। मंच में महिला खड़ी हुई हैं और बाजू में कमलनाथ खड़े होकर क्या शब्दों का चयन कर रहे हैं। मुझे लगता है जिनका जो आचरण होता है वो घबराहट के नहीं, इसमें तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि याद कीजिए कि शिवराज की पत्नी पर जिस तरह से बयानबाजी हुई थी, इतनी घड़ित बयानबाजी, जो मैं एक पत्रकार होने के नाते भी शब्दों में नहीं बोल सकता। और अगर मैं नरेंद्र सिंह तोमर की बयानबाजी अगर मैं बोलूँ तो उन शब्दों को बयान नहीं कर सकता। अगर मैं बोलने जाऊँ तो कई हो सकता है। बयानबाजियों का स्तर तो दोनों ही पार्टियों में ऐसा है। बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जहाँ होता है वहाँ संगठन बैठा है, संगठन भी निर्णय, यहाँ तो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। हमारे यहाँ अगर संगठन कोई चीज़ संज्ञान में लेता है तो वो आपके सामने नज़र आता है। माफ़ी मांगने को कहा राहुल गांधी जी ने, क्यों नहीं मांग रहे कमलनाथ जी? महिलाओं का सम्मान करें,
और इतना शानदार पर्व निकला दशहरे का, माता रानी का, सबने उसकी उपासना करी। माँ का रूप होती हैं बेटियाँ, बहनें, माँ का रूप है, ये नारी शक्ति है, इससे संसार चलता है। ऐसे समय पे अगर महिलाओं का सम्मान न करें, कितनी नागवार बात है। मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है कमलनाथ जी के लिए। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आप लिख लीजिए कि जो गौ कुंभ के नाम से जबलपुर शहर में तमाशे हुए, मुझे लगता है इसका श्राप कमलनाथ जी को मिला है। और मुझे लगता है कि आगामी समय में उनकी सरकार नहीं बनेगी। वो इसलिए नहीं बनेगी कि गाय के नाम से सियासत की गई। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कितने स्लाटर हाउस हैं जो कांग्रेस के समय पे खोले गए। भारतीय जनता पार्टी ने आके गऊ और गौवंश की हत्या पे रोक लगाई, इससे पूर्व में क्यों नहीं लगाई गई? अचानक इनके अंदर गौ प्रेम उमड़ के आया, जिन्होंने लगातार सालों साल गाय की तस्करी हो या गाय वध हो, इसको बढ़ावा दिया। स्लाटर हाउस खोले, बड़ी बड़ी इमारतों के स्लाटर हाउस बनाए। वो गौ पूजा की बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये जो श्राप लगा है, मुझे लगता है इसकी वजह से अब वो सत्ता पे नहीं आएंगे। बिल्कुल, तो यहीं से बात खत्म करते हैं। लेकिन अंतिम वक्त जो जमा खान ने बोला, क्योंकि वो महाकौशल से कमलनाथ भी बिलोंग करते हैं, छिंदवाड़ा से ही वहाँ से विधायक हैं, सांसद रहे हैं 10 बार वहाँ से, वो वहीं से उन्होंने ख़त्म किया और वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। शुरुआत ये की कि गौ कुंभ जो हुआ, वो जिसमें खामियां निकल के आई, वही श्राप लगा है कमलनाथ को और इसका हार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कमलनाथ सरकार नहीं बन पाएगी, ऐसा कहना है बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट जमा खान का। तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे बात रखी। कैमरा पर्सन संदीप मनवा के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।